कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टीबी के बारे में जाना था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखो, देन इस वीडियो पे आना, क्योंकि हमने उस वीडियो में बहुत कुछ कवर किया है जो आपको इस वीडियो में काम आने वाला है। और वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, उसमें हमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं, तो ज़रूर से इस वीडियो को ज़रूर विजिट करना। तो यहाँ पे हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देखते हैं। देखो, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को हमने यहाँ पे, अगर आप केडीटी त्रिपाठी की जो बुक है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो उस बुक में भी क्या होगा, फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकेंड लाइन ड्रग्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो होती हैं उसमें सिर्फ 5 मेडिसिन आती हैं, और यहाँ पे जो सेकेंड लाइन ड्रग्स है उसमें आपके पास वेरियस क्लासिफिकेशन के अंडर वेरियस मेडिसिन आती हैं, जिसको हम आगे बात भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में फर्स्ट लाइन में सिर्फ 5 ड्रग्स आती हैं। इनको लर्न करने का सबसे ईजी तरीका है पैरिस से आप लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको पैरिस से लर्न कर सकते हो। देखो, पी से पायरजिनामाइड, आई से आइसोनियाजिड, आर से रिफेम्पिसिन आ गया आपके पास, ई से जो है इथैम्बिटोल, और यहाँ पे एस से जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो ये 5 मेडिसिन जो है आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग में आती हैं। हम ये भी देखेंगे कि फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन को ऐसे क्लासीफाई क्यों किया गया है। ऐसा भी तो कर सकते थे ना, सारी मेडिसिन एक ही क्लासिफिकेशन में हम कर सकते थे, पर ऐसा क्यों नहीं किया, इसके भी हम रीजन आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आइसोनियाजिड को, वैसे तो हम INH से भी अगर आप देखोगे कि यहाँ पे रिसेंबल होते हैं, क्योंकि इसमें ये ड्राइव होते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली ये ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसके बारे में बात भी करूँगे, मेडिकैम में आप जरूर पढ़ोगे इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम H से डिनोट करते हैं। ठीक है, पायरजिनामाइड को यहाँ पे Z से डिनोट करते हैं, इथैम्बिटोल को E से डिनोट करते हैं, रिफेम्पिसिन को R से, और यहाँ पे देखो उसको रिफेम्पिसिन भी बोलते हैं, रिफेम्पिन भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही एक चीज होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसको हम एस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कैटेगरी कौन सी है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स की कैटेगरी में आती है, और ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन इसको हम IV रूट से देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड लाइन ड्रग्स की, तो सेकेंड लाइन ड्रग्स में आपके पास फ्लूरोक्विनोलोन्स आती हैं। फ्लूरोक्विनोलोन्स के अंदर भी आपके पास ऑफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये 4 मेडिसिन आपके पास आती हैं। देखो, इसको लर्न करना ये थोड़ा इजी, क्योंकि यहाँ पे फ्लूरोक्लोरोनिन्स में हमारे पास फ्लॉक्सासिन के नाम से बेसिकली मेडिसिन को यहाँ पे आप डिनोट करोगे आखिरी में इसको। ठीक है, तो इसको लर्न आप इजीली कर सकते हो, ऑफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवो और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अदर ओरल ड्रग्स कौन कौन सी है, तो यहाँ पे साइक्लोसिरिन। ठीक है, साइक्लोसिरिन हो गया, प्रोथियोनामाइड हो गया, इथियोनामाइड हो गया, रिफाब्यूटिन हो गया। ठीक है, रिफापेंटिन हो गया, पास हो गया। पास में क्या होता है, पैरा अमीनो सिलिसिलिक एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बाकी ये सारी मेडिसिन आपको अगर आप लर्न करना है, तो अगर आपको इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपको ये मेडिसिन सारी लर्न होंगी। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं इंजेक्टेबल ड्रग्स की, तो यहाँ पे 3 मेडिसिन आती हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये भी इंजेक्टेबल में आती है। ठीक है, तो ये भी हम इसको इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन जो है आप इसको यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप केडी को देखोगे, फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्टेबल उसमें दी हुई है ड्रग्स में। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्रियोमाइसिन, अमीकासिन, कैनामाइसिन, तो ये मेडिसिन आती हैं, इसके अंदर इंजेक्टेबल ड्रग्स चलते हैं। तो ये सारी टोटल मेडिसिन हैं जो हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम बात करेंगे कि इसमें इनका मैकेनिज्म क्या है, बाकी इनकी ADR क्या होती हैं। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में डिफरेंस क्या होता है। देखो, हम फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को इसलिए यहाँ पे डिनोट करते हैं। देखो, अगर हम फर्स्ट लाइन में देखोगे ना, तो यहाँ पे जो हम एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग है, वो बिल्कुल उसमें लो टॉक्सिसिटी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं उसमें लो टॉक्सिसिटी होती है, और उनका जो एंटी ट्यूबरकुलर इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। समझ आया, यानी उनका जो टीबी के अगेंस्ट जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा, और उसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी, ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं होगी, कम टॉक्सिसिटी है। वैसे होती है टॉक्सिसिटी, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, हाई नहीं होगी। और सेकेंड लाइन की अगर हम बात करते हैं, इसमें ज़्यादा क्या होती है, हाई टॉक्सिसिटी होती है, और यहाँ पे लो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का एक्शन होता है, इफेक्ट कम होता है उसमें। ठीक है, यहाँ पे एफिकेसी कम है और टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, तो उसको हम सेकेंड लाइन ड्रग्स में रखते हैं, यानी सेकेंड प्रेफरेंस हम इसको देते हैं। जब फर्स्ट लाइन ड्रग्स की यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है ना, तो इसको हम MDR के नाम से भी जानते हैं, यानी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। यानी यहाँ पे अगर हमारी जो आइसोनियाजिड है, रिफेम्पिसिन है, अगर उनका बेसिकली रेजिस्टेंस आ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप आगे सुनोगे भी इसको। ठीक है,
और जो सेकेंड लाइन ड्रग है उसको हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब फर्स्ट लाइन ड्रग जो हमारी फेल हो जाती है। यानी फर्स्ट लाइन ड्रग्स में जैसे रिफेम्पिसिन आइसोनियाजिड जो है, अगर इनका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है तो हम यहाँ पे सेकेंड लाइन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर यूज्ड व्हेन फर्स्ट लाइन ड्रग्स कांट बी यूज्ड एंड सप्लीमेंट में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन रीजन तो ये है कि यहाँ पे इनकी टॉक्सिसिटी कम होती है, ज्यादा होती है, ये रीजन है बस। ठीक है, अब हम सबका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो यहाँ पे आइसोनियाजिड जो है ये कैसे काम करती है, बेसिकली माइकोलिक एसिड को इनिबिट करती है। ठीक है, और माइकोलिक एसिड को कैसे इनिबिट करती है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है, यहाँ पे एक जीन होता है। ठीक है, INHA जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, ये ऐसे एंजाइम बनाता है जो माइकोलिक एसिड को बनाता है। ठीक है, और आपको पता है कि माइकोलिक एसिड कितना इंपॉर्टेंट है एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ठीक है, उसको सर्वाइविंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये अगर हम इस जीन को यहाँ पे इनिबिट कर देते हैं तो ये एंजाइम भी नहीं बनेंगे, अगर ये एंजाइम नहीं बनेंगे तो ये माइकोलिक एसिड भी नहीं बनेगा। समझ आया? तो इस तरह से इसका जो है एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये करता है। ठीक है, अभी मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बताया, आगे हम इसको और बेटर तरीके से देखने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने पेरिफेरल न्यूराइटिस क्या होता है बेसिकली, जब हम आइसोनियाजिड को लेते हैं ना, तो आइसोनियाजिड हमारे बॉडी में विटामिन जो बी है, विटामिन B6 जो है उसकी डेफिशिएंसी कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारे नर्व्स होती हैं वो थोड़ी सी वीक हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पेरिफेरल न्यूराइटिस यहाँ पे कंडीशन आ जाती है। हमें इसको प्रिवेंट करने के लिए, अगर हमें ना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइसोनियाजिड के साथ साथ यहाँ पे जो पायरोडॉक्सल फॉस्फेट है, अगर आप क्लासिफिकेशन में देखोगे ना तो पायरोडॉक्सल फॉस्फेट अलग से लिखा हुआ है कि हम इसको सप्लीमेंट के उसमें देते हैं कि आइसोनियाजिड के साथ स्पेसिफिकली, क्योंकि आइसोनियाजिड क्या करता है, विटामिन 6 की डेफिशिएंसी करता है। तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे पायरोडॉक्सल फॉस्फेट साथ में देते हैं कॉम्बिनेशन में, ताकि ये डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको पहले बता रही हूँ ताकि आपको जब इसको आगे आप जगह समझोगे इस चीज़ को तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हिपैटोटॉक्सिटी कौन कौन करती, कौन कौन सी मेडिसिन, देखो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हिपैटोटॉक्सिटी नहीं करती और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हिपैटोटॉक्सिक कर सकती हैं। ठीक है, हिपैटोटॉक्सिटी मतलब कि आपके लीवर में टॉक्सिटी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मेडिसिन हैं जो यहाँ पे हिपैटोटॉक्सिटी करती है। पहला है आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन और यहाँ पे पायराजिनामाइड। तो ये 3 मेडिसिन हिपैटोटॉक्सिटी करती है। यानी अगर मान लो किसी का लीवर खराब है तो उसको हमें ये चीज़ नहीं देनी, ये मेडिसिन नहीं देनी उसको। उसके अलावा हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को दे सकते हैं, इथैम्बुटोल को दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू, अगर रिफेम्पिसिन का देखते हैं तो रिफेम्पिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये आपके DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को इनिबिट करती है। ठीक है, इसको हम रिफेम्पिसिन भी बोलते हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और रिफेम्पिसिन क्या है, आपकी एक साइडल ड्रग है। ठीक है, यानी किल करती है और हिपैटोटॉक्सिटी भी करती है, मैंने आपको दिखाया। अगर हम बात करते हैं पायराजिनामाइड की, पायराजिनामाइड एक तरह से साइडल ड्रग है, रेजिस्टेंस इसकी होती है तो हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं लेते। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करता है, इसका भी सेम फंक्शन है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकना। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे ये ग्वाइटर कर देता है। क्या करता है, ग्वाइटर आपको पता है जॉइंट्स का होता है। तो ये कैसे करता है, देखो यहाँ पे ये जो यूरिक एसिड है उसको इनिबिट कर देता है। ठीक है, मतलब उसका जो यूरिक एसिड की जो एक्सक्रीशन है उसको इनिबिट कर देता है। अब यूरिक एसिड जो अगर वो सिक्रीट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, यूरिक एसिड अगर बढ़ जाएगा तो हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा, और हाइपर यूरिसीमिया आपके जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है, उसको जगह नहीं मिलती तो जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाएगा और वहाँ से ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे MCQ भी पूछ लिया जाता है कि ग्वाइटर के कौन से मेडिसिन की वजह से होता है हाइपर यूरिसीमिया, क्योंकि बहुत ही कॉमन है, आपको ये स्पेसिफिकली इनका लर्न करना पड़ेगा एक एक तो। ठीक है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है इन्हीं से रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथैम्बुटोल। इथैम्बुटोल जो है ये इसका कोई एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है, और यहाँ पे इथैम्बुटोल को हम छोटे बच्चों में नहीं देते, जो छोटे बच्चे होते हैं। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये ऑप्टिक न्यूराइटिस करता है। ठीक है, अब देखो अगर हम बड़े इंसान को देंगे तो उसकी अगर आइज में कुछ डिफेक्ट आएगा, उसको अगर रेड ग्रीन कुछ नहीं दिखाई देगा तो ऑब्वियस ही बात है वो डॉक्टर आगे बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, डॉक्टर उसको और सोल्यूशन निकाल के दे सकता है। लेकिन अगर छोटे बच्चे अगर हम देते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों को क्या पता होता है कि उनकी आंखों में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उसको हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं ताकि बच्चे की आंखों को हम बचा सके। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस में हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिक न्यूराइटिस ही करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन की, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एक तरह से अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की क्लास है।
ठीक है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम आईवी रूट से देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो ये आपकी ओरली अगर हम लेते हैं तो उसको पोरली एब्जॉर्प्शन होता है इसका, ठीक है, तो आप इसको आईवी रूट से लेते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर है ये, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट करती है और 30S प्रोटीन को करती है बेसिकली। आपने सुना होगा 30S राइबोसोम, 50S राइबोसोम, तो 30S राइबोसोम को इनिबिट करती है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये ऑटोटॉक्सिटी करती है, तो उसको ये एक तरह से ट्रेटोजेनिक भी मान सकते हो, ठीक है, कि ऑटोटॉक्सिटी करती है और नेफ्रोटॉक्सिटी इसकी है। और ये क्या करती है, ये एक ऐसी मेडिसिन जो है जो एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया पे इस्तेमाल करती है। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर हम आगे की बात करने वाले हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जो दोनों पे काम करती है, इंट्रा सेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर भी। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन से अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो इंट्रा सेलुलर काम करती है, वो है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पास यानी पैरामीनो सैलिसिलिक एसिड जो है, ये भी आपकी मेडिसिन आपको पता है, ये इसका काम क्या होता है, ये पाबा एनालोगस होती है, ठीक है। यानी पाबा आपने पढ़ा होगा कि पाबा से आगे फर्दर क्लासिफिकेशन चलती है, ठीक है, मतलब एक से पाथवे चलता है, देन उससे डीएनए आपके जो थायमिन वगैरह बनते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो पाबा जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट उस स्टेप के लिए। अगर पाबा नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है, आगे आपका डीएनए नहीं बन पाएगा, डीएनए नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं बन पाया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे पाबा जो है, पाबा को रिप्लेस कर देती है पास, ठीक है, कि पास का एनालोगस, ये पाबा का एनालोगस होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीकासिन और यहाँ पे कैनामाइसिन। अमीकासिन और कैनामाइसिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ऑब्वियसली बात है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, और अमीनोग्लाइकोसाइड्स प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं, 30S राइबोसोम पे काम करते हैं, ठीक है, तो उनका भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोसीरीन की। साइक्लोसीरीन जो है ये आपका सेल वॉल सिंथेसिस है, इससे साइक्लो से आप लर्नर को सेल वॉल सिंथेसिस ये इनिबिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इथेनामाइड की और यहाँ पे थायाएसिटोजोन की, ये आपकी माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकता है, ठीक है, इनिबिट करता है। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, देखो यहाँ पर जो टीबी का जो ट्रीटमेंट है ना, वो कम से कम 6 से 8 महीने तक चलता है, ठीक है, 6 से 8 महीने तक वो चलता है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा ट्रीटमेंट होता है। और देखो 6 से 8 महीने तक ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है कि बहुत लंबा ड्यूरेशन है। हम 1 मंथ के लिए तो कोई रूल फॉलो कर नहीं सकते, तो 8 महीने के लिए तक कौन मेडिसिन खाएगा, तो सबको ये हैक्टिक सा लगता है। तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पीपल्स में क्या होता है कि जब कोई भी पेशेंट टीबी की ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उस टाइम पर जब उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है ना, तो उनको 2 हफ्तों में ही ऐसा लगता है कि उनको आगे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका थोड़ा सा उनकी बॉडी थोड़ी सी ठीक होने लगती है, ठीक है, उनको लगता है कि अब और मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी 2 हफ्तों में इतना असर हो जाता है उनकी बॉडी पे कि अब वो सोचते हैं कि मेडिसिन नहीं लेनी, ठीक है। अब टीबी का जो ड्रग्स के इफेक्ट है वो बहुत जल्दी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या सोचेंगे कि अब तो मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे तो मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर इस वजह से वो क्या करते हैं, 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद वो अपनी मेडिसिन को स्किप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो मेडिसिन थी उन्होंने अच्छा इफेक्ट दिखाया। लेकिन यहाँ पे क्या किया उन्होंने, 1 मंथ में मेडिसिन छोड़ दी और बाकी जो 6 मंथ की मेडिसिन 6 से 8 मंथ की जो मेडिसिन थी उन्होंने वो छोड़ दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इस केस में क्या हो रहा था, जब उन्होंने वो मेडिसिन ली थी शुरुआत में, तो वो जो मेडिसिन है वो उस टाइम पे बैक्टीरिया को मार रही थी, बैक्टीरिया को किल कर रही थी, तो बैक्टीरिया वहाँ से आपकी बॉडी से साफ हो रहा था, तो उस वजह से इफेक्ट आपकी बॉडी में नहीं आ रहा था। लेकिन अब ये ऐसा तो नहीं है ना ये सारे बैक्टीरिया मर चुके हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसमें से कुछ हाफ बैक्टीरिया मरे हों, या आपकी बॉडी भी बैक्टीरिया में भी, देखो 1 महीने में सारे बैक्टीरिया नहीं मरती, ठीक है, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पर जब वो मेडिसिन को स्किप कर देते हैं, तो उसके बाद वो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो चुकी थी वो अब और ज़्यादा बढ़ेगी, और वो ज़्यादा बढ़ेगी और वो बहुत ही आगे जाके सीवियर केस लेके आएगी। तो उस वजह से क्या होगा, जब वो मेडिसिन बाद में खाएगा, ठीक है, शुरू करेगा दोबारा से वो मेडिसिन शुरू करनी पड़ेगी उसको, तो अब जब वो मेडिसिन दोबारा शुरू करेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसकी बॉडी में और भी सीवियर केसेस आएंगे, क्योंकि देखो जो हम मेडिसिन हम बाद में देंगे, सेम मेडिसिन वही देंगे ना जो मेडिसिन पहले ली थी हमने, तो जब वो दोबारा से मेडिसिन शुरू करेगा तो वहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो चुकी होती है इतने में, ठीक है। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होना बहुत ही बड़ी बात होती है। उस वजह से क्या होता है, हम यहाँ पे वो मेडिसिन दोबारा नहीं दे सकते जो हमने पहले ली थी, तो हमें चेंज करनी पड़ती है मेडिसिन, और वो मेडिसिन हमें देनी पड़ती है जो सेकेंड लाइन ड्रग्स के अंदर आती हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अब ऑप्शन नहीं है हमारे पास, अब आपको पता है कि सेकेंड लाइन ड्रग जो होते हैं उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है आपकी बॉडी में, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ वो आपके बॉडी में एडवर्स इफेक्ट दिखा के जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर मेन बात क्या है कि जो डॉक्टर ने कोर्स बोला है 8 मंथ का 6 मंथ का जितना भी बोला है उसको पूरा करो, और बहुत इंपॉर्टेंट है उसको फॉलो करना, क्योंकि टीबी की बीमारी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं होती,
लंग्स की डिसीजेस है वो, आपको पता है ये जो डिसीजेस है आपके ब्रेन में, बोन्स में, लंग्स में, लीवर्स में, आपके जो स्प्लीन हो गया, इन सबको बॉडी को फंक्शंस को इफेक्ट करती है और ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे हम बात करने वाले हैं। आपको पता है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो मंथ में चलते हैं। ठीक है, 6 से 8 महीने चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैटेगरी फर्स्ट की, देखो पेशेंट को हम कैटेगरीज वाइज यहाँ पे डिवाइड करते हैं। मान लो यहाँ पे पहली कैटेगरी हम लेते हैं, कैटेगरी 1 में क्या है, ऐसे पेशेंट आते हैं जो भी न्यू केसेस है। ठीक है, हमने उसको क्या किया, स्पूटम लिया, स्पूटम लेने के बाद जो स्पूटम जो स्मीयर बनाया हमने, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है उस उन पेशेंट को हम यहाँ पे लेंगे। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी किसी को है, ठीक है, यानी लंग्स के अलावा कोई और ऑर्गन भी उसके अंदर इंक्लूड है, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, मान लो किसी का स्मीयर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेसिव क्या है, सॉरी एक्सटेंसिव पैरेन्काइमा इन्वॉल्व है। पैरेन्काइमा मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब अगर हम बात करें तो लंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल जो पार्ट है वो है आपके एल्वियोलिस। एल्वियोलिस आपको पता है, ठीक है, अगर वो एल्वियोलिस इफेक्ट हो रही है तो इट मीन्स उसका एक पैरेन्काइमा उसको हम बोलेंगे, यानी सबसे मेन पार्ट क्या है, एल्वियोलिस है, तो उसका मेन पार्ट उसका वो डिफेक्ट इफेक्ट हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेन्काइमा इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, यानी किसी भी ऑर्गन का एक उसका मेन फंक्शन या मेन फंक्शन परफॉर्म करने वाला पार्ट अगर खराब हो जाता है तो उसको हम पैरेन्काइमा इन्वॉल्वमेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, यानी पैरेन्काइमा का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो इस केस में अगर पहले ही कैटेगरी में हम इन सब इंसानों को रखते हैं जो जिनकी ये सारी कंडीशन होती है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, 6 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। फर्स्ट कैटेगरी में जो पेशेंट आते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो HRZE का मतलब आपको बताना चाहिए। H जो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोनियाजिड को, ठीक है, आइसोनियाजिड को, आर जो है रिफेम्पिन को कर रहा है, पायरेजिनामाइड को और इथैम्बिटोल को। ठीक है, ये आपको लर्न रखना है। अब यहाँ पे इसकी जो ये mg है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाती है कि आइसोनियाजिड जो है 5 mg पर केजी देते हैं, रिफेम्पिन 10 mg पर केजी, पायरेजिनामाइड 25 mg पर केजी और इथैम्बिटोल 15 mg पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 2 महीने के लिए हम यहाँ पे ये 4 मेडिसिन देंगे। ठीक है, इस mg के अकॉर्डिंग। अब देखो इस 2 महीने के बाद मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होता है वो किल हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आगे जो मतलब मेडिसिन होती हैं, बाकी जो 4 महीने बच चुके हैं उसमें हम सिर्फ 2 ही मेडिसिन रखेंगे, H और RE, यानी आइसोनियाजिड और रिफेम्पिन, 2 ही मेडिसिन को यहाँ पे हम आगे 4 महीने के लिए चलाएंगे। ठीक है, तो ये इसका इलाज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी में देखते हैं कौन कौन से पेशेंट्स को हम इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी 2 में ऐसे पेशेंट को हम इन्वॉल्व करते हैं जो जिनका रिलैप्स, यानी जिनको दोबारा से हो गई है रिलैप्स, और यहाँ पे इंटरप्टेड को, और जिसका स्मीयर जो है नेगेटिव था, बट आफ्टर जब हमने उसको 1 मंथ बाद या 2 महीने बाद चेक किया तो दोबारा से वो पॉजिटिव आ गया। तो ऐसे पेशेंट को हम यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले 2 महीने हम क्या करते हैं, ये सारी मेडिसिन देते हैं, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, जो आपका पायरेजिनामाइड है, इथैम्बिटोल हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी ये लगभग हम 5 मेडिसिन यहाँ पे दे रहे हैं। नेक्स्ट 3rd मंथ में हम क्या करते हैं, इनमें से एक मेडिसिन को हटा देते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन को हमने यहाँ से हटा दिया, बाकी 4 मेडिसिन दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 4 से 8 महीने बचे हैं उसमें हम यहाँ पे आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन और यहाँ पे इथैम्बिटोल, ये 3 मेडिसिन हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो ये था कैटेगरी सेकंड का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटेगरी 3rd की। तो यहाँ पे हम ऐसे पेशेंट को रखेंगे जो न्यू केसेस है, ठीक है, और जिनका स्मीयर नेगेटिव तो आया है और जो पैरेन्काइमा है वो कम इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, यानी आपके जो लंग्स में एल्वियोलिस का वो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम है अभी, और यहाँ पे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है लेस है। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स के अलावा वो भी अभी इन्वॉल्वमेंट कम है। तो उसमें हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सिर्फ 6 महीने ट्रीटमेंट चलाते हैं। पहले 2 महीने के लिए हम यहाँ पे आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन और यहाँ पे पायरेजिनामाइड, और उसके बाद जो 3 से 6 महीने बचते हैं उसमें हम आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन 2 ही मेडिसिन चलाते हैं। ठीक है, तो ये था कैटेगरी 3rd का। अगर हम बात करते हैं कैटेगरी 4th में, तो यहाँ पे कैटेगरी 4th में हम क्या करते हैं, बेसिकली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑफ टीबी यहाँ पे हम चेक करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि अगर किसी को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो चुकी है उसको हम कैसे चेक करते हैं। इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट में, क्योंकि मैंने इसको पहले भी आपको इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, देखते हैं आपने वो वीडियो देखी है नहीं देखी, तो कमेंट में जरूर बताना कि यहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस को हम कैसे चेक करते हैं, कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है यहाँ पर जिससे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। अब देखो, मान लो अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस किसी को हो गया है, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में सिर्फ 2 ही मेडिसिन आती है, आइसोनियाजिड और यहाँ पे रिफेम्पिसिन।
अगर मान लो सपोज करो किसी को सिंपल सिर्फ एक ही मेडिसिन का रेजिस्टेंस हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइसोनियाजिड का ही रेजिस्टेंस किसी को हुआ है, तो यहाँ पे हम 12 महीने के लिए रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड और थेम्बिटोल ये तीनों मेडिसिन 12 महीने के लिए चलाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आइसोनियाजिड को स्किप कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि इसका तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो गया ना, रेजिस्टेंस हो गया इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर किसी को इन दोनों ही मेडिसिन रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड का दोनों का ही रेजिस्टेंस हो गया, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अब ये रिफेम्पिन भी हट जाएगी, तो क्या बचा हमारे पास, पायराजिनामाइड और थेम्बिटोल। तो थेम्बिटोल और पायराजिनामाइड को हम 12 महीने के लिए प्लस सेकेंड लाइन ड्रग को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारा ट्रीटमेंट जो है हम यहाँ पे कैटेगरी 4 के लिए चलाते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। देखो मॉनिटरिंग भी हमें करना जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने मेडिसिन दे दी है और ऑब्वियस ही बात है उसको बीच बीच में चेक करना भी जरूरी है ना, क्योंकि वहाँ पे कितनी ग्रोथ हुई है बैक्टीरिया, कितनी रह गई है। अब देखो यहाँ पे मॉनिटरिंग में क्या चेक कर रहे हैं कि हमें 2 महीने बाद चेक करते हैं कि अगर मान लो हम 2 महीने बाद जो हमने मेडिसिन दी है उसको हम चेक करने के उसको हम खिलाने के बाद ये चेक करते हैं कि दोबारा से स्पूटम लेके हम चेक करते हैं कि कितना % बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब देखो अगर आप 2 महीने के बाद चेक कर रहे हो ना, मेडिसिन के बाद देने के बाद 2 महीने बाद चेक करते हो, तो इसमें आपके पास 80% केसेस जो है वो आपको सॉल्व हो चुका है। ठीक है, यानी 80% बैक्टीरिया को आपने मार दिया। अगर आप 3 महीने बाद अगले महीने बाद फिर देखते हो, ठीक है 3 महीने बाद देखते हो, या मतलब 2 महीने के बाद फिर 1 महीने बाद, ठीक है ऐसे, तो 3 महीने हो गए ना, तो यहाँ पे 100% पूरा बैक्टीरिया खत्म हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा 80% आपके अगर आपकी ये रेशियो नहीं आ रही है या ये परसेंटेज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। देखो या तो वो मेडिसिन का रेजिस्टेंस हो चुका है, आप ये मान सकते हो, या जो है देखो एक तो रेजिस्टेंस हो गया, क्या मतलब मेडिसिन का रेजिस्टेंस हो गया, वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा या मतलब बॉडीज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा अच्छे से, तो आप मेडिसिन को चेंज कर दोगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेडिसिन को चेंज कर दोगे, सेकेंड लाइन ड्रग को वहाँ पे इंक्लूड कर दोगे, तो ये तो आपका हो गया रेजिस्टेंस केस में। अगर मान लो कि दोबारा से आपने मेडिसिन चेंज करने के बाद भी दोबारा से ये चीज़ कंडीशन आ रही है, तो क्या हो सकता है कि जो पेशेंट आपका है वो आपका कॉम्प्लेक्स नहीं है, यानी कि उसमें वो अच्छे से मेडिसिन को नहीं ले रहा, या वो आपसे झूठ बोल रहा है कि मैंने मेडिसिन ली है लेकिन वो नहीं ले रहा अपने आप में, तो यही एक रीज़न हो सकता है। बाकी तो मेडिसिन का अपना खुद का अच्छा असर होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स के बारे में बात की। देखो यहाँ पे वैसे काफ़ी सारी जो ड्रग्स हैं, ठीक है, हमने अभी थोड़ा बहुत ही शॉर्ट वे में बताया है उसके बारे में। ठीक है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब इसके डिवर्स इफेक्ट भी हम अलग से बताने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो और बनेगी जिसमें हम आपको पूरा एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, वैसे तो अगर आपने ये पार्ट देख लिया, इसमें हमने अभी शॉर्ट फॉर्म में बात की गई है, हर चीज़ के बारे में शॉर्ट फॉर्म में देखा है, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में लिख सको, और उसकी जो आप एग्जाम में अच्छे से लिख भी सकते हो। और आप अगर आपको नोट्स चाहिए, देखो नोट्स तो वैसे तो मैं मतलब कोशिश करूंगी कि आपको अवेलेबल कराऊं, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी पढ़ रहे हो तो आप खुद भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आप इसमें से ही पढ़ो, क्योंकि आपको ये जो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपको लिख लिख कर जरूर देखनी होती हैं, तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से भी कोशिश करो कि आप खुद से नोट्स बनाओ। आप जब मैं पढ़ाती हूँ ना, ठीक है, जब वीडियो शुरू होता है तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको थोड़ी स्पीड से करके देखोगे वीडियो को, तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप इजीली फटाफट लिख भी सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी शॉर्ट मतलब ज़्यादा मैं बड़ी वीडियो नहीं करती, ताकि आपको कन्वीनियंट हो। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव नाइस डे।